अंतर्गत आने वाले गरियाबंद जिले के उस स्थान पर जहां दो विधानसभा की सीमाएं विभक्त होती हैं। रामायण के महाकाव्य में रावण और कुंभकर्ण दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे, मगर गरियाबंद जिले में दोनों ही भाइयों की अपनी अपनी सीमाएं हैं जो दो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हमारे पीछे जो आप रावण देख रहे हैं, यह राजिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और वही जो कुंभकर्ण है यह बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो महासमुंद लोकसभा का इतिहास लगभग 72 वर्ष पुराना है। यहाँ कभी शुक्ल परिवार का दबदबा माना जाता था। विद्याचरण शुक्ल यहाँ से 6 बार के सांसद चुने गए हैं। वहीं श्यामाचरण शुक्ल एक बार चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। 2004 के चुनाव की बात करें तो अजीत जोगी ने कांग्रेस पार्टी से बागी हुए विद्याचरण शुक्ल को चुनाव हराते हुए यहां से जीत दर्ज की थी, मगर अगले ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामान्य से कार्यकर्ता चंदूलाल साहू से अजीत जोगी चुनाव हार गए थे। 2024 के चुनाव की बात करें तो इस बार का चुनाव नक्सली धमक और चुनाव बहिष्कार के चलते काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, मगर मतदाताओं ने मतदान के प्रति जागरूकता दिखाई। संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में गरियाबंद जिला मतदान के मामले में प्रथम स्थान पर रहा। वहीं राज्य के अगर 33 जिलों की बात करें तो गरियाबंद जिला मतदान के मामले में 7वें स्थान पर रहा है। अभी हमारे साथ गरियाबंद जिले के कुछ बुद्धिजीवी और वरिष्ठ जन मौजूद हैं जिन्होंने इस चुनाव में अपनी भागीदारी दी है। यह पिछले कई चुनाव से मतदान के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते आ रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि किस मुद्दे और किस बातों को लेकर इस बार उन्होंने मतदान किया है। सबसे पहले आपका नाम बताएं। राम कुमार वर्मा, अधिवक्ता, गरियाबंद। किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार चुनाव में मतदान किया है और कैसा जनप्रतिनिधि आप अपने क्षेत्र के लिए चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो गरियाबंद महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत गरियाबंद के विकास में जो अपना योगदान दे। यहाँ की बहुत सारी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। अभी भी रायपुर जाना पड़ता है इलाज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए रायपुर ही जाना पड़ता है, लोग बाहर भी जाते हैं, और बेरोजगारी, महंगाई, इससे यहाँ की जनता त्रस्त है। जो सरकारें हैं वो थोड़ा बहुत राहत देती है, लेकिन उससे लोगों का पेट नहीं भरता है। वो कोई बुनियादी पूर्ति नहीं है। स्थायी लोगों को गरीबी दूर होना चाहिए। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं और आपने कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव किया इस बार? हम देखिए, हम तो सिद्धांत कांग्रेस को शुरू से मानते हैं और उनके सिद्धांत के अनुसार हमने वोटिंग किया है, और जो अच्छा काम करेगा उसका हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस और भाजपा कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों ही भारत के पार्टियां हैं और सब मिल के रहना चाहते हैं। जो अच्छा काम करेगा उन्हें समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से रूप कुमारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और भी हमारे साथ यहाँ के मतदाता हैं, इनसे बात करेंगे इन्होंने किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। सर आपका नाम बताइए। हरीश भाई ठक्कर, गरियाबंद किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष। मैं गरियाबंद में रहता हूँ और काफी वर्षों से यही निवासरत हूँ। हम ऐसे प्रतिनिधि को चाहते हैं जो गरियाबंद के साथ साथ सभी का विकास हो, सभी जगह का विकास हो। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि गरियाबंद को छोड़ दिया जाता है विकास के नाम पर। यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा वगैरह के लिए न, यहाँ पर गरियाबंद के अंदर में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारे गरियाबंद को फायदा हो। तो हम ऐसे प्रतिनिधि को चाहते हैं जो गरियाबंद को और महासमुंद की पूरी लोकसभा को वो विकास के राह पर ले जाए। व्यापारी वर्ग, आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, व्यापारी वर्ग कैसा जनप्रतिनिधि चाहता है और जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? व्यापारी वर्ग कैसा जनप्रतिनिधि हो और उनको किस तरह की मदद करे? हमारे व्यापार में सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यापारी का सरलीकरण चाहते हैं वो, और ज्यादा टैक्स और ज्यादा परेशानियों से हम मुक्त रहना चाहते हैं, और ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो सभी को साथ में लेकर चले। इनका कहना है ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो सभी को साथ में लेकर चले। और भी हमारे साथ मतदाता इनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मैं तरुण यादव, कृषक हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये आदिवासी वनांचल क्षेत्र है, हमारे महासमुंद लोकसभा का पूरा क्षेत्र, और यहाँ पर्याप्त संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ के मतदाता कृषि पर पूर्णतः आधारित हैं। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे डैम हैं जिस पर अगर सरकार अपना फंडिंग करती है तो बहुत सारे सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा सकता है। यहाँ सीसी रोड और गली सामुदायिक भवन रंगमंच बनाने से लोगों का विकास नहीं होगा,
किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाना पड़ेगा। जब किसान समृद्ध हो जाएंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, व्यापार भी हमारा अच्छा हो जाएगा और पूरा देश प्रगति करेगा। किसानों की बात सिर्फ चुनाव में होता है, चुनाव जीतते ही किसानों के मुद्दे साइड कर दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे भारत के और भारत के राजनीतिज्ञों की। स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय हमारे प्रत्याशी हैं कहा जाए, उनसे आप क्या चाहते हैं और अपने स्थानीय क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्रों में क्या समस्याएं आप देखते हैं जिनका निराकरण होना चाहिए? जी, मैं तो किसान होने के नाते सिंचाई सुविधा पर अपना पुरजोर सरकार और जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होंगे उसका पूरा ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पानी के पर्याप्त सोर्सेस हैं। उन पानी को अगर हम स्टोर कर पाए तो किसानों का तो कायाकल्प हो जाएगा। उससे मैं पूरा फोकस उसी में करता हूँ। ये एक मुद्दा है जिस पर अगर सरकार और जो भी राजनीतिक दल जो सत्ता में आती है उनको पूरा ध्यान देना चाहिए और सिचुएशन को रीड कर उसको मॉनिटरिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था टेक्निकल टीम के माध्यम से सरकार को करनी चाहिए। सरकार पर्याप्त पैसे देती है हर काम के लिए, बट उन कामों का जो जैसा क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये किसान भाई थे हमारे साथ, इनकी अपनी समस्याएं और ये बता रहे हैं इनका निराकरण भी इस तरह से होना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रिखीराम यादव। क्या करते हैं आप? कृषक हूँ। आपने इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है? जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ लोग बताए, उन सारे विषय गरियाबंद के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैं ये सोचकर वोटिंग किया कि ये राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके मतदान करना चाहिए। अपन स्थानीय में विधानसभा चुनाव में स्थानीय विषय को लेकर के ध्यान देकर के वोटिंग किए थे, लेकिन इस समय देश महत्वपूर्ण है, ये विषय को ध्यान में रखकर वोट पड़ा है इस क्षेत्र में, ऐसा लगा। स्थानीय मुद्दे आप कितने हावी रहे इस चुनाव में? स्थानीय मुद्दों को कितनी तहरीर दी गई होगी आपको लगता है? स्थानीय मुद्दे ज्यादा विषय नहीं रहा है। जो विषय रहा है केंद्रीय विषय में ही रहा है। वर्तमान में भाजपा सरकार जो बनी है, उनके जो वादे किए थे उसको पूर्ण किया गया, तो वो ज्यादा स्थानीय या ग्रामीण क्षेत्र वाला विषय ज्यादा नहीं रहा है। सेंट्रल वाला विषय इस चुनाव में ज्यादा देखने को मिला। तो राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए आपने वोट किया, ऐसा माने कि स्थानीय प्रत्याशी को देखते हुए वोट किया? स्थानीय प्रत्याशी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सेंट्रल में जो है उनको देख करके ज्यादा वोटिंग हुआ है। ऐसा लोकसभा का चुनाव है और राष्ट्रीय लेवल पर ही देखकर बड़े जो नेता हैं उनको देखते हुए इन्होंने मतदान किया है। स्थानीय प्रत्याशी को भी ध्यान में रखा गया है, मगर इन्होंने जो मतदान किया है वो राष्ट्रीय नेता को देखते हुए किया। और भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सरकार है। मैं अभी एजुकेशन का काम कर रहा हूँ। क्या मुद्दे हावी हैं इस बार के चुनाव में? क्या मुद्दे हावी थे और आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है? इस बार हमने संविधान बचाने के लिए मतदान किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इस लोकतंत्र में अभी बहुत दबावपूर्ण राजनीति हो रही है इस देश में। साथ ही साथ बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दुरुस्त नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के युवाओं ने मतदान किया है। हमने भी उसी मुद्दों को लेकर मतदान किया है। स्थानीय मुद्दे कितने हावी थे इस बार की राजनीति में? स्थानीय मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि वोट हुआ होगा? जी बिल्कुल हुआ होगा। स्थानीय मुद्दे सबसे बड़े चीज तो ये रहा कि सांसद जी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो सांसद रहे, इसके पहले चंदूलाल साहू जी रहे, इसके बाद चुन्नीलाल साहू जी को नेतृत्व करने का मौका मिला। पर ऐसा लगा कि दोनों सिर्फ दिल्ली तक ही, दिल्ली दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। क्षेत्र में उनकी उपस्थिति बहुत कम रही और क्षेत्र के जो मुद्दे थे उससे अभी तक हमको अवगत नहीं कराया, देश के लोगों को अवगत नहीं कराया। जैसे यहाँ रेल लाइन की मांगे बहुत लंबे समय से की जा रही है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे बड़े योजना लागू करने थे, भैया ने बताया। कृषि के लिए ऐसे मुद्दे सिर्फ सुनने मात्र रहा। सांसद जी सिर्फ आराम फरमाते रहे और यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? जनप्रतिनिधि सरल और सहज होना चाहिए, जिससे मुलाकात बहुत सहजता के साथ हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ हमको ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो लोगों की भावनाओं को समझे, यहाँ के जन मुद्दे हैं उनको समझे, उन मुद्दों को लेकर के दिल्ली में आवाज उठाए और उन मुद्दों पर फोकस करते हुए केंद्र की जो सरकार है वो इस पर विचार करते हुए यहाँ पे उन सब चीजों को लागू करवाए। और भी हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? प्रहलाद सिंह ठाकुर। क्या करते हैं आप? कृषक।
ये चूंकि गरियाबंद हमारे एक आदिवासी जिले में आता है और आदिवासी क्षेत्र के होने के चलते यहाँ पे आदिवासियों की बहुलता है। आप किन आदिवासी लोगों ने किनको अपना वोट दिया है और किस आधार पर उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है? आदिवासियों ने इस क्षेत्र में देश हित में, मोदी जी के हित में ही मतदान किया है। कुछ भ्रामक बातें यहाँ फैलाई गई थी कि आदिवासी लोग की मतलब आरक्षण को खत्म करना ये है वो करके। मैं कहना चाहूंगा ये ऐसा कोई आरक्षण खत्म करने का नहीं है। देश में जब जब सरकार बैठती है बीच बीच में कुछ चीज को वो करना होता है, चेंजेस लाना पड़ता है, कुछ चीज को बदलना पड़ता है, ये होते रहती है। लेकिन यहाँ पर गलतफहमी बनाई गई है कि आदिवासी को आरक्षण खत्म किया जाएगा, ये खत्म जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं हुई है। और चढ़ बढ़ के यहाँ आदिवासियों ने हिस्सा लिया है और मोदी जी को वोट किया है। इस बार के चुनाव में आपने स्थानीय मुद्दों को कितना ध्यान में रखा और स्थानीय समस्याओं को देखते हुए मतलब आपको क्या लगता है कि स्थानीय समस्याओं का हल होना चाहिए ऐसा प्रतिनिधि हो? ये स्थानीय मुद्दा तो अपने जो चुनाव होता है ये अपना विधानसभा चुनाव में होता है, विधानसभा में होता है। और ये जो केंद्र का चुनाव था ये देश हित में, राष्ट्रीय हित में चुनाव हुआ है। आपने 10 वर्षों में देखा है कि देश में भी क्या क्या विकास हुआ है, क्या हुआ है। मोदी जी ने देश के बाहर अपना भारत का डंका बजाया है। केंद्र सरकार के उसमें देखिए रेल का स्तर मतलब जो विकास है वो बढ़ा है, रोड के वो बढ़ा है, सिंचाई सुविधा बढ़ी है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा चीज बढ़ा हुआ है। तो हमारे साथ एक कुछ युवा भी मतदाता मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सोनी है। क्या करते हैं आप? मैं एक व्यवसायी हूँ। गरियाबंद को देखा जाए तो गरियाबंद जिले के अंतर्गत अगर स्वास्थ्य सुविधा है, यहाँ की जो शिक्षा की सुविधा है वे बड़ी बेहाल रहती है। तो क्या ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया इस बार? जी, सर्वप्रथम तो आपने कहा स्थानीय, तो मैंने तो सबसे पहले स्थानीय प्रत्याशी को देख के वोट किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो महासमुंद लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और रही बात सुविधा की, स्वास्थ्य सुविधा की, शिक्षा की, तो वो तो है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कमजोर हैं, लेकिन फिर भी आगे अच्छा होगा ये सोचकर हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया है। और स्थानीय मुद्दों की बात रही तो स्थानीय मुद्दों की बात अगर हम लोग करें तो जहां तक मेरे को लगता है, मैं एक युवा हूं और देख रहा हूं, तो स्थानीय मुद्दे जहां तक नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय प्रतिनिधि जो रहते हैं वो स्थानीय मुद्दों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि लोकसभा इतना बड़ा होता है, क्षेत्र होता है कि लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी है 3 जिले पड़ते हैं हमारे यहाँ, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। अब आगे देखते हैं, हमारा वोट तो जहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को गया है, एक विकास करेंगे ऐसा करके गया है और उम्मीद है कि आगे विकास होगा। इसी को देखते हुए हमने वोट दिया है। ये थे गरियाबंद के मतदाता हमारे साथ, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मतदाता हैं, किसी ने संविधान को बचाने के लिए वोट किया है, किसी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को देखते हुए वोट किया है, तो किसी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट किया है।